तो शुरू करते हैं सेशन नंबर 2 फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज के इस सेशन में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। ये बहुत बोर्ड में पूछे जाते हैं कि कुछ कंडीशन दी जाएंगी आपको और उसमें आपको k की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं एक NCERT एग्जाम्पलर के एक क्वेश्चन से। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ या वैल्यूज ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशन kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 और 12x प्लस ky इक्वल टू k हैज़ नो सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला एक केस दिया गया है। तो आपको पता है, अभी पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि नो सॉल्यूशन का केस होता है पैरेलल वाला केस, है ना, कि जब लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी तभी नो सॉल्यूशन का केस बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, सबसे पहले जो ये लाइंस ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी हैं, एक इक्वेशन दे रखी है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 12x प्लस ky इक्वल टू k। तो पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। मीन्स जो ये k माइनस 3 है इसको हमने इस साइड लेके आ गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे 12x प्लस ky माइनस k इक्वल्स टू 0। और अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और इसको कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, k अपॉन 12, है ना। यहाँ से a1 हो जाएगा k, देखो a1 यहाँ है तो a1 k हो जाएगा और a2 12 हो जाएगा। सिमिलरली b1 अपॉन b2 हम निकालेंगे, सो इट विल बी 3 अपॉन k। देखो यहाँ b1 है और ये b1 हो गया आपका यहाँ पे, इस तरह से b2 यहाँ पे हो गया और b2 इक्वल टू k हो गया। सिमिलरली c1 अपॉन c2 हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस जो होता है वो होता है क्या, पैरेलल लाइन का केस, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब इसमें जो दो लाइनें होती हैं वो दोनों लाइनें कैसे होती हैं, पैरेलल केस हो जाता है ना, क्योंकि ये आपस में मिलती नहीं है इसलिए इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम इसी केस को इनमें अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो चलो अप्लाई करते हैं। ये हो गया k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, है ना। देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने यही कर लिया। अब हम पहले दो को लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं। ठीक, k अपॉन 12 और 3 अपॉन k को हम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा k टेकिंग फर्स्ट 2 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलने वाला है, k स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 मिलेगा और इससे अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ 36 हो जाएगा।
और रूट 36 क्या होता है, प्लस माइनस और 6, मीन्स के की वैल्यू आइदर क्या होगी, +6 होगी और -6 होगी। चलो एक काम करते हैं कि जो ये लास्ट के दो हैं जरा इनको भी लेकर देखते हैं, है ना, क्या पता इससे कोई वैल्यू हमारी नेग्लेक्ट हो रही हो। तो चलो यहाँ पर लेकर देखते हैं। अब टेकिंग दिस वन 3/k इज नॉट इक्वल टू k -3/k, ठीक है ना। मतलब हमने पहले दो को लिया तो उससे रिजल्ट हमारा आया k इक्वल टू +6 और -6, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई ना, k इक्वल्स टू +6 एंड -6, दो वैल्यू आई। अब हम देखते हैं कि इससे हमारी कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो कौन सी वैल्यू नहीं आएगी हम वो निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी k इंटू k -3 इज नॉट इक्वल टू 3k, है ना। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करते हैं इनको कि इनको एक साइड लेके आ जाते हैं, है ना, सबको एक साइड लेके आ जाओ। तो यहाँ हो जाएगा k -3 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस 3 को भी हम इस साइड लेके आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, k इंटू k -3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको इन दोनों में देखूं तो k कॉमन है, देखो इसमें भी k है और इसमें भी k है, तो क्यों ना मैं k को कॉमन ले लूं। k कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, k -3 और -3 इज नॉट इक्वल टू 0। और इससे क्या वैल्यू आएगी, k यहाँ हो जाएगा k -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइदर k इज नॉट इक्वल टू 0, या तो k 0 के बराबर नहीं होगा या k 6 के बराबर भी नहीं होगा, है ना। k इज नॉट इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आई थी, k की वैल्यू क्या थी, +6 थी और -6 थी, और यहाँ पे क्या आया है, इस जगह पे देखो k इज नॉट इक्वल टू 6 आया है। इसका मतलब 6 वाली वैल्यू जो यहाँ पे आई है इसको हम छोड़ सकते हैं, है ना। तो जो रिक्वायर वैल्यू होगी वो क्या होगी, केवल k इक्वल टू -6। देखो यहाँ पे जब k² इक्वल टू 36 था तब हमने k की वैल्यू 2 निकाली थी, भाई या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। लेकिन जब हमने लास्ट के दो को कंपेयर किया तो उससे एक बात स्पष्ट हुई कि k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो 6 नहीं हो सकती मतलब ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, तो क्या होगा, k की वैल्यू ओनली -6। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कि k इक्वल टू -6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डू द इक्वेशन 3x - y + 8 इक्वल टू 0 एंड 6x - ky इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है जब लाइन ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब सारे पॉइंट दो लाइनों के ऑल पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होने चाहिए, उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। कैसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जरा एक बार देखो, ये देखो, एक सपोज दैट ये ग्राफ है ना, इस तरह से। अब एक लाइन मान लेते हैं कि यहाँ पे आई, ये लाइन हो गई, तो जो दूसरी लाइन होगी वो भी ठीक इसी के ही ऊपर आएगी। मतलब एक लाइन अगर ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो दूसरी लाइन को मैं इस साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन दोनों लाइनें सेम होंगी, मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस हो गया, ठीक है ना। मीन्स जब भी हम कोइंसिडेंट लाइन की बात करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि ये कंसिस्टेंट वाली लाइन हो गई, है ना, ऑल पॉइंट पे, हर पॉइंट पे कंसिस्टेंट हो गई। एक एग्जांपल भी हम इसका दे सकते हैं आपको, जैसे हो गया कि 2x + 4y इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये 6 है, तो अब अगर मैं ऐसे बोल दूँ 4x + 8y इक्वल्स टू 12, तो ये कोइंसिडेंट लाइन का केस हो गया, है ना, क्योंकि जस्ट इसके डबल मैंने ये लाइन कर दी। देखो 2x का 4x कर दिया, 4x का 8x कर दिया,
और 6 का 12 कर दिया, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होल इक्वेशन को। तो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है वो उसका मल्टीपल चाहे जितना मर्जी हो, मतलब उसको 1 गुना करें या 2 गुना करें या 8 गुना करें या 10 गुना करें, कितना भी हम करें तो उसके जीरोज चेंज नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो जीरोज इसके होंगे वही जीरो इसके भी होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अब यही लीनियर इक्वेशन में भी है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन को हम दुगना कर दें या 3 गुना कर दें या 4 गुना कर दें तो वो कोइंसिडेंट लाइन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब आप सवाल पे आओ। कोइंसिडेंट का मतलब आप समझ गए, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो ये इसकी कंडीशन होती है जहाँ पे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है। अब हम जो इक्वेशन हमें दी हुई हैं उनको हम लिख लेते हैं एक बार। 3x - y + 8 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन लिखा हुआ है 6x - ky, और इसको भी अगर इस 16 को भी मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा +16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे इस k की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे k दे रखा है। तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे। और अभी मैंने इससे पिछले वाले सवाल में बताया था कि हम जब कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A1, A2, B1, B2 और C1, C2 निकाल लेंगे। या मैं अगर शॉर्टकट बोलूँ तो यार यहाँ पे अगर ये x में हटा दूँ या y में हटा दूँ तो बाकी जो बचेगा वो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बचेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं A1/A2 इक्वल टू 3/6, ऐसी B1/B2 इज इक्वल्स टू -1/-k, है ना। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है -k, और उसी प्रकार से मैं C1/C2 लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 8/16। अब हमारे पास कंडीशन ये है, इस कंडीशन को हम अप्लाई कर देते हैं। सो 3/6 इज इक्वल्स टू 1/k, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस साइन कट जाएंगे, एंड 8/16। अब मैं या तो मैं इसको ले लूँ या मैं इसको ले लूँ, किसी एक को लेकर के मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल दूंगा तो k की वैल्यू मेरी मिल जाएगी मुझे। सो 3/6 इक्वल्स टू 1/k। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 1 और ये 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/k। सो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और अगर मैं इन दोनों से भी निकालूं तो मुझे सेम रिजल्ट मिलने वाला है, 1/k इक्वल टू 8/16। अब मैं क्रॉस करूंगा तो 8k इक्वल टू 16 और k इक्वल टू 16/8 विच इज़ इक्वल टू 2। तो आप यहाँ देख रहे हो, चाहे मैं इन दोनों को ले लूँ या इन दोनों को ले लूँ, मुझे रिजल्ट क्या मिला, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू ऑफ k होगी वो क्या होगी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x³ + ax² + 2bx + 1, देन फाइंड a एंड b, और गिवन दैट 2a - 3b = 4। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर से लिया हुआ है। तो आप देखो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपने क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ी हुई है ना, फैक्टर थ्योरम पढ़ी हुई है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में, जैसे ये पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, है ना, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax³ + bx² + cx + d, या अगर सपोज कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता ax² + bx + c में, अगर हम किसी अनदर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उससे डिवाइड करें, जैसे इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 1, डिग्री मतलब पावर, तो x की पावर क्या है यहाँ पे 1, अगर हम इससे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, है ना, क्योंकि फैक्टर है ना यहाँ पे। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फैक्टर थ्योरम ये भी कहती है
कि अगर x इक्वल यहाँ पे x प्लस 1 जो वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ देखो ये जो x प्लस 1 दी हुई है वैल्यू, अगर मैं ये सपोज दैट मैं इसको fx मान लेता हूँ, किसको, जो ये पॉलिनोमियल गिवन है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, fx, यहाँ पे मान लेता हूँ f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, मैंने इसको fx ले लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर मैं इस f की जगह में -1 पुटअप करूं, अब मैं यहाँ पे -1 पुटअप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो x प्लस 1 है ना, तो अगर मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। और फैक्टर थ्योरम बोलती है कि भाई आप डिवाइड मत करो, वो डिवाइड करने को नहीं बोलती है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तब पर भी बात वही आएगी, लेकिन वो डिवाइड करने के लिए नहीं बोलती। वो कहती है कि अगर हम f की जगह में, मतलब जो x की जगह में -1 पुटअप करें तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जानी चाहिए। तो चलो f की जगह में मैं क्या करूं, x की जगह में -1 को पुटअप करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व करो, -1 की पावर 3, तो मतलब -1 ही रहेगा यहाँ पे, सो इट बिकम -2, और यहाँ पे -1 की पावर 2 हो गई, तो मतलब +1 हो गया, प्लस a यहाँ पे -2b और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में बना दूं तो ये आएगा a -2b और ये -2 से +1 गया तो -1 इक्वल्स टू 0। और अगर इसको भी मैं इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस 1 को क्या है मैं तो ले आऊँगा, और हमें एक इक्वेशन और दी हुई है, कौन सी दी हुई है, 2a - 3b इक्वल्स टू 4, ये भी गिवन है हमें, है ना, ये देखो ये दिया हुआ है ना, 2a - 3b इक्वल टू 4। तो इसको इसके साथ हम सॉल्व कर देंगे, 2a - 3b इक्वल्स टू 4, और एक इक्वेशन हमारी इससे आई है a - 2b इक्वल्स टू 1। तो अब हम इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसके लिए एलिमिनेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको इसके बराबर करना होगा, तो 2 यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 2a - 4b इक्वल्स टू 2, है ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, और फिर बाकी ये वाली इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, 2a - 3b इक्वल्स टू 4। और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन। हमेशा जब देखते हैं कि जब वेरिएबल बराबर हो गए, वेरिएबल बराबर होने के बाद हमें ये देखना है कि इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, तो अपोजिट नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग, हमें साइन चेंज करने होंगे अब। सो माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये -4 भी है, ये +3 भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -b, और -4 से हम 2 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, -2। सो b इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो b इक्वल टू आ गया आपके पास 2। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, a और b फाइंड करने थे ना, a और b फाइंड करो, तो b तो हमारे पास आ गया। अब हम किसी एक इक्वेशन में इसको पुट अप कर देंगे, चाहे हम इसमें रख दें या इसमें रख दें, तो b की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट अप करते हैं। सो a - 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1, और 2 2 जा कितना हुआ, 4, और 4 जाएगा इस साइड को, तो a इक्वल टू 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a कितना आ गया, 5, और b कितना आ गया, 2। तो ये हमें पूछा गया था कि अगर x + 1 x का एक फैक्टर होता है इस पूरे पॉलिनोमियल का, तो a और b की वैल्यू क्या होगी, तो a और b की वैल्यू आई हमारे पास 5 और 2,
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये दिया हुआ है और एक इक्वेशन आपके पास ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें वही देखना होता है कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये पहली वाली इक्वेशन को 1 को इस साइड ला गए। सिमिलरली इसमें भी a प्लस बी माइनस 2 को भी हम इस साइड लेके आएंगे। सो a माइनस बी इंटू एक्स एंड प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब क्या करेंगे हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपैरिजन करते हैं। मतलब हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है और c1 अपॉन c2 निकालना है। यही कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की। ठीक है ना, कि इसमें क्या है, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चलो a1 अपॉन a2 निकालते हैं। यहाँ पे x से पहले कौन सा कोफिशिएंट है, 1, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 ओवर a माइनस b। फिर लिखेंगे हम इक्वल टू 2 ओवर a प्लस b और फिर लिखेंगे इक्वल्स टू -1 अपॉन माइनस a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये हो गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब हम पहले दो को लेके चलते हैं, इस वाले को और इस वाले को, है ना। टेकिंग फर्स्ट टू, इस वाले को लेंगे और इस वाले को लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 ऑफ a माइनस बी। अब a प्लस बी और इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस 2b। अब हम क्या करेंगे, a को अलग और b को अलग, मतलब a वाला अलग और b वाला अलग। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे। सो a माइनस 2a इक्वल्स टू b माइनस 2b। इस b को क्या है, इस साइड लेके आए, तो ये दोनों क्या आएंगे, माइनस माइनस हो गए। अब a में से 2a घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -a और यहाँ क्या हो जाएगा, -3b। अब माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, a इक्वल टू 3b, a इक्वल टू 3b या a माइनस 3b इक्वल्स टू 0। हम ऐसे भी बोल सकते हैं फिलहाल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग ये वाला और ये वाला लास्ट 2 को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू, इनके माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ओवर a प्लस बी माइनस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2a 2b माइनस 4 इक्वल टू a प्लस बी। अब इस a प्लस बी को इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, a 2a से a घटेगा a और 2b से भी b घटेगा, तो b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और इससे क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 4। तो एक इक्वेशन आपकी इससे आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को हम जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएबल भी आपस में क्या है, इक्वल हैं।
यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हो। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, है ना। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ पहले। a माइनस 3b इक्वल टू 0, a माइनस 3b इक्वल टू 0 और यहाँ लिखेंगे a प्लस b इक्वल टू 4। नाउ सॉल्व दीज। अब देखो यहाँ पे फिर से साइन इक्वल है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज, ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस। तो अब a से a कैंसिल हो जाएगा और 3b में b ऐड हो जाएगा, तो -4b इक्वल्स टू माइनस का 4। यहाँ पे ये माइनस साइन है, माइनस साइन, ये गलती से इस पर प्लस लग गया है, माइनस है ये 4। सो माइनस माइनस कैंसिल, सो इट विल बी b इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हमारा b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को किसी एक में रख लो। तो यहाँ पे क्या है, a माइनस 3b इक्वल टू 0। इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करो। सो a माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। सो a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो a इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू ये आ गई। तो a और b की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करते हैं। हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। मेन है क्या है, कंडीशन, कि भाई इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ना, और पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है। तो इस तरह से हम इन सवालों को निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक MCQ है, तो जरा इसको ध्यान से देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन MCQ पे भी पूछे जाते हैं। अक्सर ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर में काफ़ी आते हैं। सो इफ द लाइन गिव्स 3x प्लस 2ky इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 and 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, है ना। यहाँ पे पैरेलल केस बोल रहा है वो, और बोल रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, है ना। k की वैल्यू क्या हो सकती है अगर केस पैरेलल का बने तो चलो लिख लेते हैं पहले इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेता हूँ। चलो 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसी दूसरी क्वेश्चन को लिख लेते हैं 2x प्लस 5y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन क्योंकि लाइन पैरेलल है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन का केस हो गया, तो नो सॉल्यूशन के केस के लिए हम लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हम नो सॉल्यूशन का केस बनाते हैं। तो हमें क्या है, केवल इन दोनों से मतलब है फिलहाल, इससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2k अपॉन 5, है ना। देखो यहाँ पे a1 3 था, यहाँ पे 2k है, यहाँ पे a2 2 है और b1 5 है। और हम बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू, अगर इसको करना चाहें तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 1, क्योंकि इसका साइन माइनस है, यहाँ 2 है। तो अब पहले दो को लेके चलते हैं। 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2k अपॉन 5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 4k इक्वल टू 5 3 जा 15, ठीक है। और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 अपॉन 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 15 अपॉन 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऐसे MCQ क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक और मज़ेदार MCQ क्वेश्चन है, देखो। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस y
इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो कौन सी वैल्यू इसमें होगी, चलो इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं जो क्वेश्चन हमें दे रखी है। तो हमें दी हुई है cx माइनस y और इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही लिख लेता हूँ इस तरह से। सिमिलरली अगली इक्वेशन दे रखी है 6x माइनस 2y और माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने इनको दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। नाउ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए अभी हमने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। कोइंसाइड का केस हो गया, डिपेंडेंट लाइन हो गई पूरी तरह से। तो अब a1 अपॉन a2 c अपॉन 6 इक्वल टू -1 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन माइनस का 3, है ना। इस तरह का केस बन गया। अब हम पहले दो को लेके चलते हैं। सपोज ये और ये हम लेके जा रहे हैं, तो फर्स्ट टू फ्रॉम फर्स्ट टू, यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट टू। तो इसको लिख दिया हमने c अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2c इक्वल टू 6 और यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी 3, है ना। यहाँ c की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करते हैं। मतलब देखो एक बार इससे हमने इसको कंपेयर कर लिया, अब एक बार इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं। तो क्या होगा c अपॉन 6 इक्वल्स टू -2 अपॉन -3 और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है 3c इक्वल टू 6 2 जा, देखो माइनस माइनस साइन पहले ही कट जाएंगे, तो 6 2 जा 12। अब यहाँ से आया c इक्वल टू 4, है ना। तो भाई एक जगह पे c इक्वल टू 3 आया है, एक जगह c इक्वल टू 4 आया है। इसका मतलब c की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है ना। मतलब एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि c की वैल्यू क्या होगी, आइदर 3 या 4 होगी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है 3 है, -3 है, -12 है और नो वैल्यू है। तो हम किस पे आंसर पे टिक करेंगे नो वैल्यू, क्योंकि c की वैल्यू क्या है कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, आइदर 3 भी आ रही है और 4 भी आ रही है। तुम देख रहे हो कि अगर जब हम पहले दो को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 3 आई है, जब हम पहले और लास्ट वाले को कंपेयर कर रहे हैं तब हमारी c की वैल्यू 4 आई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा नो वैल्यू, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। चलो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। तो ये भी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू और वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 1। अब इसमें 3 केस आपको दे रखे हैं कि जब नो सॉल्यूशन होगा तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम नो सॉल्यूशन वाला केस करते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन पैरेलल होगी, तो यहाँ पे कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। यहाँ पे बनेगी और इसमें क्या बनेगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। तो इन तीनों कंडीशनों पे हम इसको चेक करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू एक आती है कि एक से ज़्यादा वैल्यू आती हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहले वाला केस पकड़ेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन है हमारे पास लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इसको। सिमिलरली इसको भी लिख लेंगे x प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन को हम इस वाले पे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो करो लैम्डा अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा।
यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन एक्स इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, है ना। ये भी तो होगा ना, क्योंकि ये भी तो है माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। तो एक बार फर्स्ट टू पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आएगा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एक्स आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा ना, x तो ले नहीं सकते हम 1, तो यहाँ पे 1। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। x तो आ ही नहीं सकता क्योंकि x तो वेरिएबल होता है, इसका कोफिशिएंट आता है ना 1, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 या -1। तो लैम्डा की यहाँ पे दो वैल्यू आई, एक तो आई 1 और दूसरा आया -1। और अब हम इसको भी कंपेयर कर लें, है ना, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, चलो इससे कल कंपेयर कर लेते हैं कि लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ पे कंपेयर करो, लैम्डा अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। अब इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, या हम बोलेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी अगर हम लैम्डा कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा -1, यहाँ नॉट इक्वल टू होगा ना, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा 0 नहीं है और लैम्डा 1 भी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ रहा था, दो वैल्यू आ रही थी, एक तो प्लस लैम्डा आ रहा था और माइनस लैम्डा आ रहा था। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया उसने भाई कि लैम्डा 1 के बराबर तो नहीं आएगा, नहीं तो ये होगा ही नहीं। तो अगर लैम्डा 1 के बराबर नहीं आएगा मतलब इसमें हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, कि केवल लैम्डा इक्वल टू -1। तो यहाँ पे से एक वैल्यू आ गई कि लैम्डा एक तो क्या होगा -1 होगा, ठीक है। किस वाले केस में, जब नो सॉल्यूशन का केस होगा, ठीक। अब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। इसमें सारे इक्वल होंगे। तो अब पहले वाले को कंपेयर किया हमने, इसको कंपेयर किया, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई थी, अभी हमने निकाला था। सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, सो लैम्डा इक्वल टू +1 और -1, है ना, दो वैल्यू आई थी जैसे अभी हमने यहाँ पहले निकाल चुके हैं। अब हम इस वाले को इससे कंपेयर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही लैम्डा स्क्वायर माइनस ये वाला केस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इस समय ये आएगा। तो अब यहाँ से फिर से लैम्डा हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा आइदर 0 होगा या लैम्डा आइदर 1 होगा। तो अब इन दोनों केसों से अगर मिलाएं तो यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉपर आती है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1 पक्का होगी, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हमें चाहिए तो, क्योंकि इससे भी 1 आ रही है और इसको भी कंपेयर करके यहाँ पे 1 आ रही थी, है ना। अब इस तरह से ये वाला केस करते हैं जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन वाली बात आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि लैम्डा जो होगा, अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊँ, लैम्डा स्क्वायर -1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा +1 और लैम्डा -1 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिया। तो ये अगर यहाँ पे लैम्डा +1 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब लैम्डा -1 नहीं हो सकता। और अगर यहाँ पे लैम्डा -1 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा भी 1 भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो इस अलग अलग केस में जब हम नो सॉल्यूशन वाला केस कर रहे थे तब लैम्डा की वैल्यू ये हो सकती है। जब हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तब लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती है। और जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो लैम्डा की वैल्यू -1 और 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, समझ लो ना बात को। तो एक ये भी एक बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। चलो अगला वाला सवाल करते हैं। तो एक सवाल ये है, ये भी 2018 में पूछा गया है आपके पास क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सेम अभी तक जो हम सवाल करते आ रहे हैं उसी तरह से ये सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, m में इक्वेशन दे रखी है, सो इसमें m और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस वाले को लिखेंगे हम m प्लस n इंटू एक्स प्लस 2 इंटू m माइनस n इंटू वाई और माइनस 5m माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस बनाएंगे, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू 4 अपॉन 2m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन माइनस 5m माइनस 1, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। अब पहले दो को लेके चलते हैं, फर्स्ट टू, तो ये वाला और ये वाला लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 m माइनस n इक्वल टू 4m प्लस n। नाउ 6 से मल्टीप्लाई, 6m माइनस 6n इक्वल टू 4m प्लस 4n, और यहाँ से m इक्वल टू n टाइप का हम बनाएंगे इसको, है ना, m इक्वल टू n। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, m को एक साइड ले आओ 2m और 6 को उधर लेके जाएंगे 10n। सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n, या हम इसको बोल सकते हैं कि 5, ये लिखेंगे m माइनस 5n इक्वल टू 0। एक हमने इसमें एक इक्वेशन बना ली। सिमिलरली हम इस वाले को इससे कंपेयर करके भी इक्वेशन बना सकते हैं, इस वाले को इससे कंपेयर, लास्ट टू को लेके चलेंगे, तो लास्ट टू लेके चलते हैं 4 अपॉन 2 इंटू m माइनस n इक्वल्स टू 12 अपॉन 5m माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20m माइनस 4 इक्वल टू 12 2 जा 24m माइनस 24n, है ना, हो जाएगा। अब इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे कि m को एक साइड ले आएंगे और n को भी इधर लिए क्या हो, देखो 20 और ये 24 है, तो जगह माइनस 4m, 24 को भी इधर लाएंगे तो प्लस 24n और इस 4 को उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 4। अब चाहो तो आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ क्या जाएगा माइनस m प्लस 6n इक्वल टू 1, और अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 ले सकते हैं। अब इस वाले को और इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाली इक्वेशन मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, m माइनस 5n इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एडिंग। अब एडिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन उल्टे भी हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब 6 से 5 गया तो यहाँ पे n बचेगा, और यहाँ पे क्या गया 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1। अब इस n की वैल्यू को मैं किसी एक में रख लेता हूँ, चलो इसमें रख लेते हैं। सो 5 यहाँ सॉरी m माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, सो m माइनस 5 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू 5, तो m क्या हो गया 5। तो m और n की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था आज का सेशन, जिसमें हमने ये फाइंड किया कि k की वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या करना है, एक बार हम स्टेप की चर्चा कर दें और उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, तो हम स्टेप की चर्चा करते हैं कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। उसके पहले उससे जो हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। क्या लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर हम ये चेक करेंगे
कि हमें उन 3 कंडीशनों में से कौन सी कंडीशन दे रखी है, मतलब कि हमें यूनिक वाली कंडीशन दे रखी है या हमें पैरेलल वाली कंडीशन दे रखी है या हमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, मतलब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन ये हो गई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन दे रखी है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन दे रखी है। तो अगर यूनिक दी हुई होगी तो हमें A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 का यूज़ करना है। अगर हमें पैरेलल दे रखी होगी तो हमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 का यूज़ करना है। और अगर हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे रखा होगा तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 निकालना है। ठीक है, अब 3 कंडीशनों में हमारे पास इस इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी। तो जैसे इसमें इक्वेशन बनाई सपोज दैट हमने, तो ध्यान रखना जब भी इसमें इक्वेशन आएगी और जो वैल्यू भी k की आएगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि k की वैल्यू वो नहीं हो सकती जो भी इससे आएगी, है ना। जैसे सपोज दैट माना ये आया कि k 6 नहीं है, तो k 6 नहीं है मतलब 6 के अलावा सब वैल्यू k की हो सकती हैं, है ना। इस वाले से क्या होगा, नॉट इक्वल टू, है ना। तो मतलब जब भी k की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ यही आएगा कि भाई k ये 0 नहीं है या 2 नहीं है या 3 नहीं है या 4 नहीं है, इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब k इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ है, मतलब बाकी हम k की वैल्यू रखेंगे तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, और k की वैल्यू जो नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है अगर हम वो रखते हैं तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। दूसरा पैरेलल वाला केस है, तो इसमें क्या है कि हम इस वाले को भी सॉल्व करेंगे और इससे इसको भी सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कभी कभी देखा होगा आपने यहाँ पे से 2 वैल्यू आ रही थी, प्लस में भी माइनस में भी, तो अब हम कंफर्म नहीं है कि हम प्लस वाली वैल्यू रखें या माइनस वाली वैल्यू रखें, तो वो इससे कंफर्म होगा कि आइदर इट इज़ प्लस और माइनस। ठीक है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, चाहे इसको कंपेयर कर लो, चाहे इसको कंपेयर करो, चाहे हम इसको कंपेयर करें, तीनों से एक ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना, और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।